गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत। कल जैसे मैंने आपको पावलोव का सिद्धांत कराया था, जिससे मैंने आपको प्रयोग और पावलोव के सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी। आज है पावलोव के सिद्धांत के नियम। पावलोव का सिद्धांत जो पावलोव कौन था, एक रशियन शरीरशास्त्री मनोवैज्ञानिक था, जिसने किसके ऊपर प्रयोग करा था, एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग करा था। पावलोव को इस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पावलोव और वॉटसन दोनों ने मिलकर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। वॉटसन ने अपना एक अलग प्रयोग बताया था, अपने बेटे पे ही करा था उन्होंने, और पावलोव ने कुत्ते पर करा था। पावलोव ने कुत्ते पर क्या करा था, पैथोराइट जो ग्रंथि थी कुत्ते की, उस ग्रंथि का ऑपरेशन करा था। उद्देश्य तथा पाचन शक्ति को समझना कि पाचन शक्ति जो है वो किस तरीके से मनुष्य के जीव की कार्य करती है। तो इस सिद्धांत के कुछ नियम है। जैसे पहला नियम है समय का नियम। कौन सा नियम है, समय का नियम। समय के नियम में कह रहा है कि दोनों उद्दीपनों के मध्य समय अंतराल जितना अधिक होगा, समय का अंतराल जितना अधिक होगा, उद्दीपनों का प्रभाव भी उतना ही कम होगा। मतलब समय का अंतराल अगर ज्यादा है, मतलब अधिक है, तो क्या होएगा, प्रभाव, जो ये प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और समय का अंतराल अधिक नहीं होके कम होगा, तो प्रभाव क्या है, ज्यादा होगा। मतलब प्रभाव यहाँ पर अधिक होगा। दोनों उद्दीपन जो, जब दो क्रियाएं कार्य कर रही हैं, जो दो क्रियाएं कार्य कर रही हैं, तब दोनों समय का अंतराल उसमें जितना अधिक होगा, प्रभाव उतना कम होगा। कम होगा, अंतराल समय का कम होगा, तो प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा। मतलब समय की इम्पोर्टेंस ज्यादा है किन्हीं भी दो उद्दीपनों के मध्य क्रिया करने के लिए। कि जो भी कोई क्रिया, दो जब उद्दीपन मिलकर कोई क्रिया कर रहे हैं या दो उद्दीपनों से कोई क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया में अगर समय बहुत अधिक लग रहा है तो उसकी खुशी, मतलब सपोज मान लो कि हम कोई ऐसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जो एक ऑफिस के, जैसे IAS है, RPS है, IAS है, RS है, उन्हें हमें तैयारी करने के लिए हमें क्या होता है, दोनों उद्दीपन है, उनमें तैयारी करने के लिए हमें समय क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, 3 से 4 5 साल लगता है। जितना अंतराल, समय का अंतराल क्या होता है, अधिक होता है। तो जब इंसान बनता है या कुछ कर जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, कम होता है। हाँ, उसको पता है कि मैंने इतनी तैयारी करी थी इसलिए मैं बन गया। मतलब प्रभाव, इफेक्ट जो पड़ा, क्या पड़ा, इतना आकर्षक या इतना अच्छा नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी समय सीमा क्या है, बहुत लंबी है। तो समय का नियम ये कहता है कि तो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिक्रिया तब होगी अधिक और ज्यादा अच्छी जब समय कम होगा, और समय ज्यादा होगा तो प्रतिक्रिया का प्रभाव कम रहेगा। दूसरा नियम है तीव्रता का नियम। तीव्रता, किसी भी कार्य को करने के लिए तीव्रता, किस तरीके से तत्परता हम कर सकते हैं। कृत्रिम उद्दीपक का अपना स्थायी प्रभाव बनाए रखें। कृत्रिम उद्दीपक किसको कहा माना गया है यहाँ पर, मनुष्य को या मानव की यांत्रिक बुद्धि को। कि कृत्रिम उद्दीपक अपने स्थायी प्रभाव बनाए रखे, इसके लिए उसका प्राकृतिक उद्दीपक की तुलना में अधिक सशक्त होना अनिवार्य शर्त है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर जब व्यक्ति होएगा जब उसके लिए कोई ना कोई फीडबैक अच्छा मिल रहा होगा। अगर कोई फीडबैक या कोई कार्य अच्छा हमें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दे रहा है, तो हम उस कार्य को करने के लिए तत्पर भी नहीं होंगे। और जितना अधिक समय लगेगा, तत्परता उतनी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तीसरा सिद्धांत है एकरूपता का नियम। एकरूपता का नियम, जब एक ही प्रयोग प्रक्रिया को बार बार बहुत दिनों तक ठीक उसी प्रकार दोहराया जाए जैसा कि प्रयोग को उसके प्रारंभिक चरण में किया गया था, तो क्या होगा, एकरूपता होगी। दोनों में क्या है कि समानता आती जाएगी, एकरूपता आती जाएगी। जब एक ही प्रयोग या एक ही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, बहुत दिनों तक जो दोहराई जा रही है वो प्रक्रिया, तो वो क्या हमारी हैबिट में हो जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी, या हमें उस कार्य को करने में क्या होगी, कठिनाई अनुभव नहीं हुए शायद। तो वो प्रक्रिया लेकिन कौन सी, और प्रारंभिक स्थिति के चरण के अकॉर्डिंग ही
होनी चाहिए, अन्य अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रारंभिक स्थिति के अकॉर्डिंग जब किसी क्रिया को हम कर रहे हैं और बार बार उसी प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगी, एक रूपता आ जाएगी, समानता आ जाएगी हमारी क्रिया को, काम कार्य को करने में। फिर चौथा है पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम, किसी क्रिया के बार बार करने पर वह स्वभाव में आ जाती है। मतलब हम किसी क्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी, हमारे स्वभाव में आ जाएगी और हमारे व्यक्तित्व का एक स्थायी अंग बन जाती है। व्यक्तित्व का क्या बन रही है, एक स्थायी अंग बन जाएगी। स्थायी अंग कैसे, कि हमारी आदत में वो चीज आ जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगी। तो किसी क्रिया को हम बार बार जब दोहराते हैं, पुनरावृत्ति जितनी बार हम करेंगे तो वो हमारे स्वभाव का, हमारी आदत का भाग हो जाती है, हमारे व्यक्तित्व का एक स्थायी अंग बन जाती है। पांचवा पॉइंट है व्यवधान का नियम। व्यवधान का नियम अनुबंधन की स्थापना के लिए आवश्यक है। अनुबंधन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि उस कक्ष का वातावरण जहाँ प्रयोग किया जा रहा है शांत एवं नियंत्रित होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को जब कर रहे हैं तो उसमें अनुबंधन, इस मतलब किसी चीज में संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब उस कक्ष का वातावरण या शांत और नियंत्रित होगा। मतलब कक्ष का वातावरण जहाँ शांत और नियंत्रित होएगा, हम उस किसी भी कार्य को करने में एक हमारे स्थायी, हम एक रूपता ला सकते हैं, एक ध्यान लगा सकते हैं उस कार्य को करने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, जो लोग ध्यान लगाते हैं वो कहाँ पे ध्यान लगाते हैं, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में वो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं शांत वातावरण में ध्यान लगाने की कोशिश, क्योंकि जिससे आसपास में जितना भी उन क्राउड हो रहा है या कोई आवाज आ रही है, वो आवाज उनके ध्यान को या उनकी एक रूपता या वो जो स्थिरता लेकर बैठे हैं उसको वो डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो बिल्कुल इसलिए शांत वातावरण। तो किसी भी कार्य को जब हम कर रहे हैं, हम कोई ध्यान लगा रहे हैं, हम किसी कार्य को ध्यान से करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कक्ष का वातावरण या वो जगह, वो स्थान बिल्कुल शांत और नियंत्रित होना चाहिए, तो हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर व्यवधान उत्पन्न होएगा तो अनुबंधन नहीं होगा। दो उद्दीपनों में अनुबंधन वहाँ पर नहीं होने वाला, संबंध नहीं होने वाला, कोई सहज क्रिया का कार्य नहीं होगा। तो पावलोव ने जो नियम दिए हैं कि समय का, कि जितना अधिक समय लगेगा, अंतराल ज्यादा होगा, प्रभाव उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किसी भी दो उद्दीपनों के मध्य। तीव्रता जितनी अधिक स्थायी रूप से करते हो, उद्दीपक स्थायी प्रभाव बनाए रखेगा, प्राकृतिक उद्दीपक की तुलना सशक्त अनिवार्य हो जाएगी। एक रूपता दो पर, जब किसी कार्य को या किसी प्रयोग को हम बार बार कई दिनों तक कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक रूपता आ रही, समानता आ रही है। पुनरावृत्ति किसी कार्य को बार बार दोहराना, और व्यवधान किसी भी क्रिया को या कार्य को करने के लिए हमारे शांत वातावरण, नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। अब इस सिद्धांत के शिक्षा में क्या महत्व है, क्योंकि इस सिद्धांत के लिए जब पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के कई सारे महत्व या उपयोगिताएं भी होंगी। जैसे सबसे पहले उपयोगिता है विद्यार्थी भय से मुक्ति। विद्यार्थी में भय या जो डर होता है उससे मुक्ति वो पा लेता है, क्योंकि किसी भी कार्य को जब बार बार करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, अभ्यास करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, भय से वो मुक्त हो जाएगा। मतलब उस कार्य को करने में उसको हिचक या डर नहीं लगेगा, वो कार्य उसका क्या हो जाएगा, उसका स्वभाव बन जाएगा, स्थायित्व अंग हो जाएगा उसके व्यक्तित्व का। तो किसी भी कार्य को जितनी बार वो दोहराएगा उतनी बार उससे उसके मन से डर निकलता जाएगा, वो भय मुक्त होता जाएगा। पहली उपयोगिता है। दूसरी है अच्छी आदतों का विकास। बालक इस सिद्धांत के माध्यम से अच्छी आदतों का विकास हम कर सकते हैं बालक में, क्योंकि किसी भी अच्छी आदतों को या किसी कार्य को जब हम सिखा रहे हैं उसको हम बार बार पुनरावृत्ति या बार बार हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, तो उसमें कई सारी आदतों का विकास होता है। तो अच्छी आदतों का विकास बालक में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वस्तुओं के नाम सिखाना, पुनरावृत्ति हो रही है, एक रूपता आ रही है, तीव्रता है, मतलब हम एक रूपता किसी भी दो ऐसे शब्द या ऐसे वस्तुएं ले सकते हैं जिन्हों के हम नाम सिखा सकते हैं और सेम और भी वो एज इट इज चीजें हो सकती है। तो वस्तुओं के नाम सिखाना बालकों को आसान रहता है इस प्रयोग के माध्यम से। पशुओं के प्रशिक्षण में, पशुओं के ऊपर प्रशिक्षण जो किया गया था, क्योंकि सभी ने क्या करा था, व्यवहारवादियों ने, कि सभी पशुओं के ऊपर उन्होंने प्रशिक्षण करा था। तो ये सिद्धांत पशुओं के ऊपर प्रशिक्षण करना भी सिखाता है कि हम जिस तरीके से पशुओं के ऊपर, क्योंकि पशु भी क्या एक जीव है,
जीव के ऊपर जिस तरीके से हम प्रशिक्षण करेंगे उस वही प्रशिक्षण हम मनुष्यों के ऊपर भी दोहरा सकते हैं। फिर पांचवा है अंधविश्वासों से मुक्ति। कई सारे अंधविश्वास जो हमारे मन में या हमारे चिंतन उसमें चलते रहते हैं, तो उन जब व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसी काम को कर रहा है, करके सीख रहा है, तो उसको अभ्यास कर रहा है, तो उससे क्या होएगा, कई सारे अंधविश्वास धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी। छठा है सीखने की संभावित विधि। सीखने की संभावित विधि होती है क्योंकि ये इस सिद्धांत या व्यवहारवादियों के अनुसार जो व्यक्ति को माना गया वो यांत्रिक माना गया है कि यांत्रिक बुद्धि के आधार पर व्यक्ति होता है, और वो किसी कार्य को जितनी बार करेगा, पहले गलत करेगा, फिर सही करने की कोशिश करेगा, फिर वापस से सही करेगा, मतलब जितनी बार वो अभ्यास करता जाएगा, बार बार करता जाएगा, उस कार्य में स्वाभाविक विधियाँ सीखने की उतनी ही वो स्वाभाविक विधि के अकॉर्डिंग होता जाएगा। फिर है सामाजिकरण में सहायक। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज का हिस्सा है, तो सामाजिकरण में सहायक होता है। फिर है भाषा, क्योंकि एक जगह से हम क्या चीज़ सीख रहे हैं उसी की हम तुलना दूसरी जगह पे करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं दूसरी जगह से संबंधित करते हैं, तो सामाजिकरण में सहायक है। फिर है भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी। आठवां पॉइंट है भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी। भाषा व्याकरण के लिए, क्योंकि बालक को जब हम कोई शब्द सिखाते हैं या बालक बोलना सीखता है जब बच्चा, तब वो क्या करता है, कई शब्दों को पहले गलत बोलता है, तोड़ के बोलता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, तो भाषा व्याकरण हम, लेकिन वो एक्चुअली बिल्कुल सही वर्डिंग क्या बोलना सीख जाता है जब वो बार बार उसको हम अभ्यास कराते रहते हैं, बार बार हम उसको बुलवाते रहते हैं, तो जब वो जितनी बार बोलता है उतनी बार उसका अभ्यास होता है, तो व्याकरण के हेतु या व्याकरण के नियमों को याद कराने के लिए भी ये सिद्धांत अधिक उपयोगी है। शुल्क हेतु सहायक। एक सुलेख जब हम देते हैं, छठी क्लास में बच्चों को मिलता है कि बैठ के एक लाइन दे दी कि सुलेख लिखो, सुलेख लिखता बालक उसी लाइन को बार बार कितनी 10 बार बोलिए कि 12 बार बोलिए, 15 बार बोलिए, टीचर ने उसको वो लिखता जाता है। वो उसको लिखाने का क्या होता है, एक तो क्लास शांत रहे, दूसरा बालकों की राइटिंग सुधरे, और तीसरा बालक चुपचाप बैठ के अपने कार्य को करते रहे, बालक में लिखने की शक्ति या बालक लिखना सीखे। तो सुलेख हेतु सहायक होता है ये नियम शिक्षा के क्षेत्र में। फिर 10वां है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके हम बालक को शिक्षण कार्य करा सकते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि जितने ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एक अध्यापक प्रयोग करेगा, बालक उस कार्य को उतना ही अधिक ज़्यादा सीखेगा। फिर 11वां है वर्णमाला शिक्षण व आधारभूत गणितीय नियम। वर्णमाला शिक्षण, जैसे मैंने बताया कि भाषा व्याकरण के नियम, बालक को हम छोटा होता है, बालक को हम बोलना सिखाते हैं, तो बोलना जब हम सिखा रहे हैं तो बालक को क्या कर रहे हैं, वर्णमाला के शिक्षण, धीरे धीरे एक एक शब्द हम उसको बोलना, एक एक व्यंजन, स्वर व्यंजन हम बोलना सिखाते हैं, उसके बाद में वो वर्डिंग बनाता है। बालक ऐसे कई सारे वर्ड बोलता है क्योंकि वो सुनकर क्या होता है, सीख लेता है, लेकिन उसको अक्षरों को आकार देना, शब्दों को आकार देना नहीं आता है। तो वर्णमाला का जब शिक्षण कराते हैं तो हम शब्दों को आकार देना सिखाते हैं, गणितीय नियम सिखाते हैं कई सारे अभ्यास के माध्यम से। तो पॉवलोव का जो सिद्धांत था शिक्षा के क्षेत्र में, इसका अधिक उपयोगिता थी थॉर्नडाइक से ज़्यादा, और इस सिद्धांत को अधिक मान्यता मिली है क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत पॉवलोव ने क्या करा है, एक ऐसा प्रयोग करने की कोशिश करी है जिसमें दो उद्दीपकों के साथ कि किस तरीके से अनुकूलित अनुक्रिया हो सकती है या अनुबंधन हो सकता है, या कोई सी कार्य को हम कितनी बार किस तरीके से सीख सकते हैं। इस सिद्धांत से आपका गृह कार्य है पॉवलोव के सिद्धांत के नियम व शैक्षिक महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि पॉवलोव के सिद्धांत के नियम व शैक्षिक महत्व का वर्णन क्या क्या है। आपको मैंने करा दिया, इससे रिलेटेड आपके पास में नोट्स भी हैं जो आपको मैंने कक्षा में करा रखे थे, तो आप इससे संबंधित जितने नोट्स है वो तो आप ले इस प्रश्न का उत्तर आप उसके अकॉर्डिंग दे ही सकते हैं। बाकी शॉर्ट में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जब भी बाहर जाएं ऊपर मास्क लगा के जाएं और मास्क को लगाए रखें एनी टाइम।